हम लोगों ने ये देखा कि इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के पहले से ही इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज की डिमांड, ऑफिशियल लैंग्वेज की जो डिमांड है वो क्या होने लगा, उठने लगा। काफी सारे इंडियन, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन बेस थे, उन्होंने ये कहा कि जो हिंदी या हिंदुस्तानी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। और कुछ ऐसे साउथ इंडियन स्टेट्स थे और कुछ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हिंदी क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज ही क्यों हो। वो इनके पक्ष में ही नहीं थे, और हिंदी के पक्ष में तो वो बिल्कुल ही नहीं था अगर ऑफिशियल लैंग्वेज होगा भी तो। उन्होंने कहा बहुत दिनों से इंग्लिश चलता आ रहा है तो इंग्लिश ही रहे। अब यहां पर दो सवाल उठता है कि आपको इंडिया को एक नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए क्यों। तो कुछ लोग इसके फेवर में हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ लोग इसके फेवर में हैं कि भाई चाहिए तो चाहिए क्यों, है ना। तो जो फेवर में लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा तो इंडिया का अपना एक कॉमन लैंग्वेज होगा, इससे इससे यूनिटी प्रमोट होगा, यूनिटी प्रमोट होगा। इससे यूनिटी प्रमोट होगा और यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर पूरी आप देखिए, अगर आप जर्मनी कंट्री को रिसर्च करते हैं अपने दिमाग में तो आपके सामने जर्मन लैंग्वेज आता है। अगर आप चाइना के बारे में सोचते हो तो आपको चाइनीज आता है। इटली में होंगे तो इटालियन आता है। वैसे इंडिया अगर सोचेंगे तो कौन सा लैंग्वेज आपके दिमाग में आए? यहाँ तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो अगर हम एक कोई लैंग्वेज, मान लीजिए हमने हिंदी कह दिया फॉर एग्जाम्पल, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी बोलेंगे तो एक एक फीलिंग ऑफ कॉमननेस आएगा, इससे यूनिटी प्रमोट होगा इस डाइवर्सिफाइड कंट्री। एक बात तो ये देखने को मिली। एक और चीज, इससे आपका जो कम्युनिकेशन हो जाएगा वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आज मुझे अगर गुजराती में बात करना है तो मुझे गुजराती भी लैंग्वेज डालना होगा, पंजाब में बात करना है तो पंजाबी डालना होगा। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। अगर हिंदी होगा तो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, कुछ भी हो, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आप डायरेक्टली जो है जिस जिस किसी सर्कुलर को पास करना चाहते हैं वही तमिलनाडु में जाएगा, वही पंजाब में जाएगा, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। और इससे नेशनल आइडेंटिटी बनेगी कि भाई इंडिया एज एज अ होल एक हिंदी स्पीकिंग नेशन है।
इससे नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होगा। क्रिएट होगा। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म कम होगा। ऑफिशियली अगर ऑफिशियल वर्क होना है और आपको पता है कि हिंदी इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज या इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आराम से आप जो है कोई एक टाइपराइटर ट्रांसलेटर रखेंगे और आराम से काम चला लेंगे। लेकिन आपको आपको पता है कि इफ यू आर डीलिंग विद तमिलनाडु, तमिल हैज टू बी द लैंग्वेज। इफ यू आर डीलिंग विद गुजरात, गुजराती हैज टू बी लैंग्वेज। तो ऐसे में आपको मल्टीपल ट्रांसलेटर्स, मल्टीपल पीपल को हायर करना पड़ेगा। तो ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो ये सारे पक्ष जो हैं ये फेवर में है कि नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज एक होना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें, जो लोग इनके ओपोनेंट हैं, अगेंस्ट में बोलने वाले हैं कि नहीं भाई कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो वो अगेंस्ट में इस तरीके से बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे तो लोगों को वही लैंग्वेज बोलना होगा। और इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो हैम्पर होगा। क्योंकि जब कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा तो उसकी भी प्रमोशन की जाएगी, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है वो हैम्पर हो जाएगा आपका। और इंडिया की जो खूबसूरत चेहरा है, हाँ, है ना, वो जो इंडिया का जो खूबसूरत चेहरा है कि हम इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, वो पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है वो बिगड़ जाएगा। समझ में आया? क्या वो नेहा? वो पूरा बिगड़ जाएगा, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, है ना? ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज इंडिया की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी भी है। कहने का मतलब कि केरला में ओणम होता है, तमिलनाडु में अपने फेस्टिवल्स हैं, पंजाब में लोहरी है, पंजाब में लोहरी है, और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल मनाया जाता है जिनके लिए अपना जो है वो रीजनल लैंग्वेज है, जिनके लिए अपना रीजनल लैंग्वेज है उसी में वो मनाया जाता है। अब अगर ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आ गया मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं इस कल्चरल आइडेंटिटी को भी जो है एक सीवियर ब्लो मिलेगा। समझ रहे हो बात होगी नहीं? और कई सारे एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, कई सारे एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस प्रमोट होंगे। तो भाई अगेंस्ट में भी बहुत वैलिड पॉइंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग लैंग्वेज के फेवर में है कि एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, उनके पास ही वैलिड पॉइंट है कि भाई इससे कल्चरल और नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी बनेगी। कल्चरल एंड एंड नेशनल आइडेंटिटी बनेगी। अगेंस्ट में भी बहुत सारे वैलिड पॉइंट है।
अगेंस्ट में बहुत वैलिड पॉइंट है। अगेंस्ट से बोलते हैं कि भाई इंडिया जर्मनी नहीं है, इजराइल नहीं है कि एक लैंग्वेज से काम हो जाएगा। इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो आप इस डाइवर्सिटी को सबसाइड करके, सुपरसीड करके एक लैंग्वेज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? यही बात है। एक और बड़ी बात जो अगेंस्ट वाले बोलते हैं वो ये कहते हैं कि भाई फिर हिंदी क्यों? हिंदी तो बहुत बाद में लैंग्वेज आया है। वाई नॉट तमिल, जो कि बहुत पुराना लैंग्वेज है? वाई नॉट संस्कृत, जो कि बहुत पुराना लैंग्वेज है? इस पर हिंदी स्पीकिंग वाले कहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो हिंदी स्पीकिंग है। ज्यादातर लोग, कम से कम नॉर्थ इंडियन लोग तो बोलते ही बोलते हैं। समझे बातों की नहीं? ये चीज आया। तो फिर इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए अब रिजोल्यूशन आता है। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक लैंग्वेज कमिटी बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने जो चीज प्रपोज किया वो था कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करिए। बात समझी कि नहीं? इन्होंने कहा कि हिंदी इन देवनागरी, इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो अभी हम लोग लिखते हैं, समझ में आ गया? वुड बी दी वुड बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन उन्होंने कहा कि जो अभी इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में बोला जाता है, जो कि कॉलोनियल एरा से आया हुआ है, कि कॉलोनियल लीगेसी है। ये भी एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि इंग्लिश क्यों है ऑफिशियल लैंग्वेज वाले। तो इंग्लिश जो है, जो कि एक कॉलोनियल लीगेसी है, इससे हिंदी की तरफ जो ट्रांजिशन हो, कि अब हिंदी बना दिया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ग्रेजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल 12 साल, ऐसा आराम आराम से। और इसके साथ इन्होंने बोला कि एक तो ये लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, जो कि इंग्लिश से हिंदी में आने के लिए थोड़ा सा ग्रेजुअली लाइए, तुरंत मत लाइए। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है, उनको अलाउ कर देना चाहिए कि प्रोविंसेस में आप एक लैंग्वेज, एक एक जो है एक रीजनल लैंग्वेज ले लीजिए फॉर देयर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट में अपना रीजनल लैंग्वेज चले। मान लीजिए आप पंजाब में तो पंजाबी चले, तब कर्नाटक में तो कन्नड़ चले, लेकिन पूरे नेशनल लेवल पे, यूनियन लेवल पे जो लैंग्वेज हो वो हिंदी हो। हिंदी से ही कम्युनिकेट हुए स्टेट्स के बीच में। भले तमिल कर्नाटका चाहे तो अपना कन्नड़ चला ले। समझे? कर्नाटका चाहे तो अपना कन्नड़ चला ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने रीजनल रीजन पे। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा। अच्छा, ये जो आप हिंदी ला रहे हो, इंग्लिश से हिंदी की तरफ जो जा रहे हो, पहले इंग्लिश था कम्युनिकेशन के लिए, ये ग्रेजुअल होना चाहिए, तुरंत नहीं कि अभी अगले 5 साल में कर रहे हैं, 10 में। जब सभी लोग कंफर्टेबल हो जाए तो कर लीजिए। अच्छा, ये जो स्टेट्स में जो ये रीजनल लैंग्वेजेस चल रहा है, ये कोई भी लैंग्वेज नहीं हो सकता।
वो वही होगा जो 8th शेड्यूल में मेंशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें 22 लैंग्वेजेस अभी मेंशन है, वही लैंग्वेज में होना चाहिए। किसी चीज को कॉन्क्रिटाइज करने के लिए इसी लैंग्वेज कमेटी को ऑफ एक एक्ट लाया गया, इसका नाम रखा गया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफ 1963। अब इस एक्ट ने कुछ क्लैरिफाई किया। समझ में आ गया? इस एक्ट ने कहा कि जो जो हिंदी होगा, हिंदी would become would become would become official language in 1965। 1965 में ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने लिखा कि जो इंग्लिश में रहेंगे वो एसोसिएट एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। एसोसिएट एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वो हिंदी से कंफर्टेबल नहीं थे। क्योंकि इंग्लिश शुरुआत से कॉलोनियल लीगेसी रही है। जब भारत में ब्रिटिश थे तब भी इंग्लिश बोली जाती थी, इसीलिए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए हिंदी तो डिमांड करी गई कि एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया 1965 में। इंग्लिश को एसोसिएट एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया ताकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनकी डिमांड्स को एकोमोडेट किया जा सके। टू एकोमोडेट the demands of non-Hindi speaking states। अब इसमें भी बहुत बवाल हुआ। साउथ इंडियन लोग जो थे उन्होंने कहा कि ये फिर एसोसिएट एडिशनल लैंग्वेज देने का क्या मतलब हुआ। ये थोड़ा सा ना टेम्पररी अरेंजमेंट नजर आ रहा है। हमको हमको परमानेंट जुगाड़ चाहिए, ये टेम्पररी चलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो फिर इसके करीब 4 साल बाद इसमें फिर अमेंडमेंट लाया गया जिसका नाम रखा गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसका नाम रखा गया इसका नाम रखा गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। इन्होंने कहा भाई देख, कोई एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हियर आई एम गिविंग यू अ बाइलिंगुअल सॉल्यूशन। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बाइलिंगुअल सॉल्यूशन दे रहा हूं। हियर आई एम गिविंग यू अ बाइलिंगुअल सॉल्यूशन। इन्होंने कहा देयर विल बी देयर विल बी टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस। दो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, हिंदी हिंदी जो कि सेंट्रल लेवल पे यूज किया जाएगा, और इंग्लिश फॉर सेंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके अलावा एक तीसरा लैंग्वेज और इस्तेमाल किया जाएगा जिसे रीजनल लैंग्वेज कहा जाएगा। समझ में आ गया? इसको रीजनल लैंग्वेज किया जाएगा। ये रीजनल स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा, रीजनल लेवल पे इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। तो एक तरह का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला निकाला गया। अब देखिए आज का क्या सिस्टम है। आज अगर कोई भी सेंट्रल डॉक्यूमेंट होगा, ध्यान सुनिएगा सर, आज कोई भी सेंट्रल डॉक्यूमेंट अगर होगा, कोई भी सेंट्रल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसमें 2 भाषाओं का इस्तेमाल होगा, एक इंग्लिश और हिंदी। हिंदी आप देख लीजिए, कोई भी बिल आएगा उसमें आपको बिल इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। और अगर मान लीजिए कोई सेंटर से स्टेट में कोई कम्युनिकेशन है, वो सेंटर से स्टेट में जो कोई कम्युनिकेशन है उसमें इंग्लिश और हिंदी के अलावा एक रीजनल लैंग्वेज होगा। ये रीजनल लैंग्वेज जो होगा वो आपके शेड्यूल 8 में होना चाहिए, शेड्यूल 8 में होना चाहिए। इसे सेंटर और स्टेट का कम्युनिकेशन होगा। अच्छा, आज के व्यवहारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन कोई भी डिक्री या ऑर्डर आएगा उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में भी, रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन होना चाहिए, खास करके हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, वो ज्यादातर इंग्लिश में होता है। सारे के सारे कम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इंग्लिश में होता है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में भी बोलने का प्रावधान है। अगर मान लीजिए कि कोई पार्लियामेंट में बोलना चाहता है, उसके पास हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है, लेकिन जो हमारे साउथ इंडियन भाई लोग हैं, अगर उनमें से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेटर वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है एक एक ट्रांसलेटर अवेलेबल कराए ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए, बट दे कैन स्पीक इन पार्लियामेंट ऑल्सो। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच इज एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज। समझ में आ गया? बाकी हम लोगों ने पॉलिटी में भी इस चीज को डिस्कस किया है, लैंग्वेज को लेकर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। आप बताना मुझे कि इसमें क्या होना चाहिए। डिस्कस द डिमांड ऑफ वन लैंग्वेज वन लैंग्वेज वन लैंग्वेज वन नेशन। Discuss the demand of one language, one nation in the country like India. In the country like India. Justify justify your justify your answer with suitable examples. Suitable examples. 250 वर्ड है, 15 मार्क्स है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, ठीक है।
तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट 1962, इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन आर मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, माजरा ये है कि 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और 1949 में चाइना मॉइस्ट रिवॉल्यूशन से बाहर निकला था, मौजूदान के मॉइस्ट रिवॉल्यूशन से। तो कायदे से अगर हम लोग बात करें तो 1940s के एरा में, के डेकेड में, दुनिया को दो बड़ी सिविलाइजेशन जो है आजाद होती हुई नजर आई। एक इंडिया और एक चाइना। समझे बात को? दो बड़ी जो सिविलाइजेशन थी वो हमको आजाद होती हुई नजर आती है ना। अब सवाल ये उठा कि 1950 तक आते आते दो दो बड़ी सिविलाइजेशन जो है आजाद होती हुई नजर आ रही है, और अगले 12 साल में ऐसा क्या हुआ कि 1962 में दो बड़ी सिविलाइजेशन इंडिया और चाइना एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट लड़ी। इसको इंडिया चाइना वॉर या इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे वॉर कहना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं ये वॉर नहीं था। और कुछ लोग कहते हैं कि क्यों नहीं है, वॉर कन्फ्लिक्ट एक ही बात होगी। तो हम इसे कन्फ्लिक्ट कहेंगे। 1962 में ऐसा क्या हो गया कि चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत बढ़िया से समझेंगे। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जो भारत के आईन, भारत का संविधान लिखने को तैयार थी और लिख रही थी। 1949 में एक मॉयस्ट रिवॉल्यूशन से चाइना बाहर निकला। अब ये दो बड़ी सिविलाइजेशन इंडिपेंडेंट हुई, दोनों अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अपने आप को अपनी तरीके से प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे थे। इंडिया अपने चैलेंजेस फेस कर रहा था, चाइना अपने चैलेंजेस फेस कर रहा था। तो उन सभी चैलेंजेस से लड़ते लड़ाते दोनों कंट्रीज आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि इंडिया का नेबर है चाइना। आपको पता है कि इंडिया का अगर हम लोग मैप देखें तो ये जो भाग है आपका वो चाइना का है, तो दोनों नेबर्स हैं। तो फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच में एक और टेरिटरी हुआ करती, इसका नाम था तिब्बत। ये दोनों के बीच में बाउंड्री बना रहा था। और उसके अलावा बीच में पाकिस्तान, बीच में आपका नेपाल पड़ता है। तो तिब्बत, फिर नेपाल, फिर इंडिया था। और इधर भी बहुत बड़ा ये टेरिटरी जो है वो आपका, ये पूरा का पूरा साउथ तिब्बत, ये पूरा टेरिटरी, यानी कि चाइना का डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं करता था इंडिया के साथ। ये इंडिया है। चाइना का डायरेक्ट बाउंड्री इंडिया से टच नहीं करता था, कुछ सेक्शंस करता था, बाकी इसके बीच में तिब्बत हुआ करता था। 1949-50 में आते आते चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया और तिब्बत को पूरा अपना कब्जा कर लिया।
और इस तरीके से चाइना और इंडिया अब दोनों बॉर्डर शेयर करने लगे। अब अगर कोई तिब्बत पर अटैक कर देगा तो तिब्बत वाला पार्ट चाइना के अंदर हो गया। तो जो अब जो बाउंड्री पहले तिब्बत के थ्रू टच होता था, अब वो तिब्बत के थ्रू नहीं, चाइना के थ्रू टच होने लगा। तो नेचुरली इंडिया के लोगों में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो गया कि भाई एक आदमी हमारा नेबर है, वो भाई वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा एक दूसरे की टेरिटरी को लेकर। समझे बात हो कि नहीं? अभी आपके सामने अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री को एनेक्स कर लेता है तो आपके अंदर भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाएगा। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को एक लेटर लिखा। उन्होंने ये माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो फार साइटेडनेस है, ये लेटर उसी की पहचान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को लेटर लिखा और कहा कि ऐसा है, हमको लगता है कि इंडिया को चाइना के मामले में थोड़ी सी भी जो है, थोड़ा सा भी जो है वो रियायत नहीं बरतनी चाहिए। इंडिया को बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर जो है चाइना से डायरेक्टली बात करना चाहिए कि इंडिया जिसे बॉर्डर मान रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, वो उसे चाइना उस चीज को मान भी रहा है कि नहीं। क्योंकि ऐसे तो तिब्बत भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था। किस तरीके चाइना ने अटैक कर दिया। उसी प्रकार हमारा जम्मू कश्मीर और ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, ये इसको बॉर्डर मान भी रहा है कि नहीं, ये बात। इससे पहले आगे बढ़े, हम बता देना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो। तो अगर हम देखें, वो क्या कह रहे थे जरा समझते हैं। समझने की जरूरत ये है कि मैं इसे दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये जो वो एरिया है, ये है अक्सई बेल्ट का, अक्सई चिन्ह का। और एक ये जो बेल्ट है, ये मैकमहल लाइन है, लाइन है। अब जरा इन दोनों लाइंस के बारे में समझ लेते हैं। मैकमहल लाइन, ये 1914 में ये लाइन खींचा गया था। और इस मैकमहल लाइन जो था 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। इस शिमला एग्रीमेंट में तीन पार्टीज थी। एक थी ब्रिटिश इंडिया, दूसरी तिब्बत और तीसरी चाइना हुआ करती थी। इसने साउथ तिब्बत, इस शिमला एग्रीमेंट के मैकमहल लाइन ने, ये जो ये जो मैकमहल लाइन बनाया गया, माफ करिए, ये मैकमहल लाइन है, सॉरी मैंने नीचे दिखा दिया, ये मैकमहल लाइन है, ये वाला लाइन। उन्होंने ये कहा कि साउथ तिब्बत, इस मैकमहल लाइन के तहत, ये जो 1914 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, कि मैकमहल लाइन इज एक्चुअली द बाउंड्री बिटवीन सदर्न तिब्बत एंड इंडिया। चाइना, इस ये इंडिया का मानना यही है कि मैकमहल लाइन इज बेसिकली द बाउंड्री बिटवीन सदर्न तिब्बत एंड इंडिया। इंडिया का ये मानना है। समझे बातों की नहीं? चाइना का ये मानना है, चाइना ये बात मानती है कि नहीं, 1914 में ब्रिटिश जो थे, इन्होंने
शिमला अग्रीमेंट को जानबूझकर थोपा था तिब्बत और चाइना के ऊपर। इसीलिए हम इसको मैकमहल लाइन को बाउंड्री नहीं मानते हैं बिटवीन तिब्बत एंड चाइना, बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, दैट इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ये थोपा गया था हमारे ऊपर। हम एक्चुअली पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को चाइना का भाग मानते हैं। चाइना के दिमाग में ये बैठा हुआ है। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। और उनका यह भी मानना है कि जो पूरा अक्सई चिन्ह है वो भी तिब्बत का भाग है, इसीलिए वो भी उसी का पार्ट है। हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में अक्सई चिन्ह और मैकमहल के लाइन से नीचे जितने भी साउथ लाइन है सब इंडिया का है। नेचुरली हम यही मानेंगे। 1950s में ऐसी कोई भी कंटेंशन पेश नहीं किया गया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को कहा कि भाई जरा पता तो करिए कि ऐसा तो नहीं है कि चाइना इंडिया पर भी कोई क्लेम रख रहा है बाउंड्री, क्या चाइना इंडिया जो बाउंड्री जिसको मान रहा है अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जिसे पहले नीफा कहा जाता था, नॉर्थ, पहले इस एरिया को जिसको मैंने ये डाउट बनाया है इसको नीफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न, समझ में आ रहा है, फ्रंटियर फ्रंटियर एजेंसी, समझ में आ रहा है, या नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर स्टेट, नीफा कह लो आप इसको। और ये भाग अक्सई चिन्ह कहलाता था। तो चूंकि ये दोनों चाइना से सटे हुए भाग थे, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को कहा कि भाई पता तो करिए, 1950 की ही बात है ये, कि पता तो करिए नेहरू जी कि कई जिस चीज को हम लोग मान रहे हैं कि अक्सई चिन्ह और जो नीफा जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, इनको चाइना मान भी रहा है कि नहीं, कि केवल हम ही मान रहे हैं। ये चीज सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। तो नेहरू जी ने साफ लिख दिया कि यार ऐसी को तो कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो हम एक काम करते हैं, हम अपना एक एम्बेसडर भेजते हैं, सिविल सर्वेंट, वो जाकर जो है झाव इलनाई से मिले और पता करे कि उनकी क्या मंशा है। तो उस एक एम्बेसडर जिसका नाम था केएफ पैनिकर, ये मुझे लगता है काफी करीब है क्योंकि इनको मैंने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी देखा था। एच.एन. कुंजरू, के.एम. पनिक्कर, फजल अली कमीशन के भी ये मेंबर रहे थे। तो के.एम. पनिक्कर को चाइना भेजा गया। चाइना में उस समय के प्रीमियर हुआ करते थे झाओ एनलाई, झाओ एनलाई, झाओ एनलाई। झाओ एनलाई से के.एम. पनिक्कर मिले और उन्होंने बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर कोई बात ही नहीं करी। झाओ एनलाई ने जो भी बात किया वो यही किया कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस बढ़िया होना चाहिए, दोनों कंट्रीज के बीच में टूरिज्म बढ़िया होना चाहिए, दोनों कंट्री के बीच में कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, पर ट्रेड के पर बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में बात ही नहीं की गई। अरे बद्दा, तुमको भेजा गया इसी चीज के लिए कि जाओ और बात करो बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, तो क्यों नहीं क्लियरली बात कर रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि जिसके लिए भेजा गया आप वो नहीं करो, बाकी सारी बातें कर रहे हो। फिर क्या बात हो गई? तुम सीधी क्लियरली पूछे काहे नहीं, पूछ क्यों नहीं रहे हो? आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं जवाहरलाल लाइन से? तो कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि क्योंकि इंडिया ऑफेंड नहीं करना चाह रही थी चाइना को उस समय में, तो ठीक है, फिर बाद में आप ऑफेंड होंगे अगर आप शुरुआत में नहीं करेंगे तो। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब किसी चीज को होना है तो बातों को एकदम क्लियरली रखना चाहिए। जब आपको किसी चीज से डर है, जब आप देख रहे हो कि सामने वाला जो पावर है वो रिविजनिस्ट स्टेट है, तिब्बत को खा गया वो सामने, तो आपको भी अपनी ये बात रख देनी चाहिए थी, पर ये बात आपने रखी नहीं। अब बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पूरी बात रखी गई पर यह बात नहीं रखी गई।
तो जब के एम पानिक्कर ने झाओ एनलाई से पूरी बात कर ली, उसके बाद के एम पानिक्कर साहब जो थे, उन्होंने नेहरू जी को एक लेटर भेजा। उस लेटर में बहुत सारी बातें की गई कि लेटर में कहा गया कि ऐसा है, हम झाओ एनलाई से मिले, उन्होंने ट्रेड के रिश्ते को मजबूत करने की बात करी, उन्होंने टूरिज्म के रिश्ते को बढ़िया बात करने की बात करी, कम्युनिकेशन को ठीक करने की बात करी, पर उन्होंने एक बार भी जो है वो बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में बात नहीं किया। क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में कोई बात ही नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा लगता है कि झाओ एनलाई, जो झाओ एनलाई है, झाओ एनलाई के दिमाग में कोई डिस्प्यूट चल ही नहीं रहा है, उन्होंने इंडिया के पोजीशन को मान रखा है। और ये बात इस वजह से भी नेहरू जी के लिए एक्सेप्टेबल था, नेहरू जी ने इस बात को मान लिया कि भाई के एम पानिक्कर जब वहां के ग्राउंड जीरो कंडीशन के बारे में बता रहे हैं तो इसका मतलब सही भी होगा। और नेहरू जी के सामने ये बात मानने का एक और वजह ये था कि नेहरू जी ने अपने ही टीन्योर में इस घटना से पहले तवांग में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा था, और तवांग जो है वो चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच का क्षेत्र है। और तवांग में जब एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया, तो चाइना एकदम शांत थी। तो नेहरू जी के दिमाग में यह आया कि अगर चाइना के दिमाग में कोई बाउंड्री डिस्प्यूट चलता तो इसी इंसिडेंट में कुछ ना कुछ बोल दिया जाता। तो नेहरू जी के दिमाग में के एम पानिक्कर को मानने के अलावा और कोई बात नहीं था। तो नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भेज दिया लेटर कि भाई ऐसा है, के एम पानिक्कर भेजे थे, के एम पानिक्कर ने ये बात कहा है, और तवांग के इंसिडेंट के बारे में बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से लेटर भेजा नेहरू जी के दिमाग में, नेहरू जी को भेजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि देखिए कितनी ज्यादा दूरंदेशी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा लग रहा है कि कि जो हमारे जो चाइना जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग में, के एम पानिक्कर के दिमाग में ये भरने की कोशिश कर रहा है कि कोई सीमा विवाद है ही नहीं, जबकि हालत ये है कि चाइना अक्सई चिन और कुछ हद तक नीफा के कुछ जगहों पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है। इसलिए आप इस पर अपनी नजर बनाए रखें। लेकिन नेहरू जी ने इसे साफ डिनाई कर दिया। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट नेहरू जी ने तो आज के अरुणाचल प्रदेश और उस समय के जो नीफा थे वहां पर कुछ आर्म फोर्सेस को भी भेजा था, उसको भी कह दवा दिया कि भाई देखो वहां पर लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, चुपचाप आ जाओ। और उसके बाद 1954 में एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव रखा गया। इस इनिशिएटिव में इंडिया और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट आया जिसका नाम रखा गया पंचशील अग्रीमेंट। पंचशील शब्द जो है ये बुद्धिज्म से लिया गया है। तो जो 5 नोबल एक्ट होते हैं जो एक बुद्धिस्ट भिक्षुक को करना चाहिए, उसी से पंचशील शब्द लिया गया है। पंचशील अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किया गया। उस अग्रीमेंट का कहना यह था कि दोनों कंट्री एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखेंगे और सोवरेनिटी को हैम्पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका मतलब यह था कि चाइना का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था
वो उसे इंडिया माने, और इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था उसे चाइना माने। इस टाइप का अग्रीमेंट हुआ। दोनों कंट्री एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। दोनों कंट्री एक दूसरे पर किसी भी तरह का मिलिट्री अफेयर्स या मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, नॉन। इसके अलावा एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देगा, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। उसके अलावा दोनों कंट्री इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे, एक दूसरे के बेनिफिट हो उसकी बात करेंगे। दोनों कंट्री में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये जो 5 पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल था, इसे पंचशील प्रिंसिपल कहा जाता है। दोनों कंट्री ने साइन किया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में 2 बड़ी सिविलाइजेशंस जो हैं वो आपस में मिल रही हैं विदाउट कंडीशन, और ये 2 बड़ी सिविलाइजेशंस एक दूसरे को रहने का तरीका समझा रहे हैं दुनिया को। ये बहुत बड़ी बात थी। इसी के साथ एक नारा भी लगाया गया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, भाई भाई। अब ये हो गया कि भाई दोनों कंट्रीज, 2 कंट्रीज एक दूसरे के ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं। अब दोनों कंट्रीज में किसी तरह का कोई विवाद है ही नहीं। 1954 का ये जो पंचशील एग्रीमेंट था, इसने भी काफी हद तक हमारे हाथ आंखों में एक धूल झोंकने का काम किया है। अब जवाहरलाल नेहरू जी को ये समझ में आ गया कि अब देखो, ये बात लाजमी भी है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये बात जब चाइना साइन कर रहा है, इसका मतलब ही यही हुआ कि भाई चाइना इंडिया का जो भी क्लेम है वो मान रहा है। नहीं तो जब ये अग्रीमेंट होता तभी चाइना कहता कि नहीं नहीं भाई ऐसा है, आपका नीफा वाला जो पार्ट है उसे हमें चाहिए, और अक्सई चिन्ह भी हम मानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब गौरतलब बात यह है कि अभी के डेट में इंडिया ये सोच रहा है कि भाई मैकमहल लाइन इज आर बाउंड्री, इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश हमारा हुआ और अक्सई चिन्ह तो हमारा है ही। तो अभी का स्टेटस यही है, 1954 का स्टेटस यही है, और इसी पर जो है अग्रीमेंट हुआ है। ये जरा ध्यान रखिएगा। बात समझा कि नहीं? एकदम बढ़िया समझ लीजिए बात। तो 2 कंट्रीज के बीच में अभी इसी बात पर एग्रीमेंट हुआ है। दोनों कंट्री, खास करके इंडिया ये समझ रही है कि भैया दोनों कंट्री में किसी तरह का कोई सीमा विवाद है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं नेहरू जी को, ये यहां पर नेहरू जी आपके जो हैं वो चाइना की पॉलिसी को समझने में फेल हुए हैं। इस बात को आप मान लीजिए। अब यहां पर क्या हुआ, आप जरा बात को समझिए। 1954 में ये एग्रीमेंट हुआ। 1955 1956 में तिब्बत के अंदर एक विद्रोह हो गया। जो उनके विद्रोही थे, समझ रहे बात हो कि नहीं? तो दलाई लामा गए, दलाई लामा को भेजा गया। भाई 1950 से 55 के बीच में दलाई लामा विजिट किए इंडिया में, तो इंडियन ने भेज दिया कि भाई आप जाइए, हम आपको मदद नहीं कर सकते। विद्रोह की बात अभी थोड़ी लेट में होगी, अभी फिलहाल दलाई लामा विजिट करते थे और चले जाते थे, उनको भेज दिया गया कि भाई आप जाइए। जब अटैक हुआ था 1950 में, तो ही दलाई लामा विजिट किए थे, दलाई लामा को भेज दिया गया कि भाई आपको हम नहीं रख सकते, आप चले जाइए। अब मामले को जरा समझिए क्या क्या चल रहा है अभी। अब यहां पे क्या माजरा हुआ, इसको जरा समझा जाए। अब का सिचुएशन देखो कैसे बिगड़ता है एक एक चीज को लेकर। अब ये होता है कि 1957, ये देखो 54 की घटना ये है, 1956-57 में एक खबर तूल पकड़ती है न्यूज में। न्यूज में एक खबर आता है कि भारत के क्षेत्र से, मैं जरा मैप बनाऊं तो आपको समझ में आएगा, है ना?
तो ये जो क्षेत्र है ये अक्सई चिन्ह का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है अक्सई चिन्ह का क्षेत्र है। तो एक न्यूज में एक खबर आया कि ये जो एरिया है, ये जो अक्सय चिन्ह का एरिया है, यहां से एक रोड, ये न्यूज कहां फैला, चाइना में, कि ये जो अक्सय चिन्ह का क्षेत्र है यहां से रोड बन के अब तैयार हो गया है। चाइना के न्यूज़पेपर्स में यह आया कि भाई अक्सय चिन्ह में जिनजियांग प्रोविंस से तिब्बत में को मिलाने वाली जो रोड है वो बन के तैयार हो गई है, और ये रोड जो है ये भारत के अक्सय चिन्ह से पास करती है। अब नेहरू जी का दिमाग ठनक गया कि भैया ये क्या न्यूज है, अभी तो 2-3 साल पहले हमने हिंदू चीनी भाई भाई करा था। समझे बातों की नहीं। अब अचानक से चाइना अक्सई चिन में रोड बना के तैयार है। ये रोड कब बनाई और कैसे बनाई, ये तो हमारी टेरिटरी है, और हमारी टेरिटरी में रोड तो वो चाइना नहीं बना सकती है। अब आप सोचिए उस समय का मिलिट्री इंटेलिजेंस कैसा था कि जब ये न्यूज चाइना में आया उस समय में नेहरू जी को पता चला कि भैया ये रोड बन के तैयार हो गई है। समझे बात होगी नहीं। तो जब नेहरू जी को ये बात पता चली तो नेहरू जी को बहुत धक्का लगा कि यार ये तो बड़ी गलत बात है। तो नेहरू जी ने तुरंत जो है, नेहरू जी ने एक लेटर भेजा छावेल नाइक को। तुरंत एक लेटर भेजा। उस लेटर में ये कहा कि भैया ये बताइए मुझे, मेरे को एक सिंपल सा एक डाउट है, मेरे को ये बताओ कि कि इन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में तो कोई बाउंड्री डिस्प्यूट था नहीं। तो हमारे बीच में कोई बाउंड्री डिस्प्यूट था ही नहीं, जब हमारे बीच में कोई बाउंड्री डिस्प्यूट था ही नहीं तो अचानक से जिनजियांग से तिब्बत जाने वाली रोड लाइन वो इंडिया के अक्सई चीन वाले क्षेत्र से कैसे जा रही है। हमारे बीच में तो बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर कोई बात हुई नहीं थी, या बाउंड्री डिस्प्यूट था ही नहीं कुछ। तो 1-1.5 महीने बाद जाओ इन लाइन ने लेटर फिर से भेजा नेहरू जी के बीच में कि उन्होंने ये लिखा कि भाई हमारे बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट इसलिए भी नहीं था क्योंकि हमने कभी बाउंड्री को डिमार्केट किया ही नहीं था, और हम दोनों में कभी बात इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाइना बहुत बिजी था इस बात को लेकर, चाइना अन्य कामों में बहुत बिजी था। अब समय मिला है चाइना को तो वो बाउंड्री डिस्प्यूट की बात कर रहा है। अब समय आ गया है कि दो कंट्रीज आपस में अपनी अपनी टेरिटोरी डिमार्केट कर लें। जब ये लेटर मिला तो नेहरू जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आई कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये तो गलत बोल ही नहीं रहे थे। तो नेहरू जी ने राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि अक्सई चीन जो है एक बंजर जमीन है, और अगर चाइना इस बंजर जमीन के लिए लड़ाई करना चाहता है तो इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं है। भारत को कोई खास इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है। तो उसी समय महावीर त्यागी करके एक पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने कहा था कि आपके कहने का क्या मतलब है। उन्होंने अपने सर से टोपी उतारा और बोला कि मेरे सिर पे भी कोई बाल नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे भी सर कलम करवा दिए जाए। अपनी टेरिटरी है भाई, उस पर क्लेम और नो क्लेम होना क्या मतलब बनता है। तो भारत ने एकदम साफ डिक्लेयर कर दिया चाइना को कि भाई, ऐसा है नेहरू जी ने कि भाई ये जो अक्सई चीन वाला भाग है ये हमारा भाग है, ठीक है।
तो दो कंट्रीज के बीच में जो है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। 1960s 1959 1960s में झाओ एनलाई भारत में झाओ एनलाई जो है झाओ एनलाई जो थे वो क्या किए, वो इंडिया में आए। जब झाओ एनलाई इंडिया में आए तो उन्होंने अपना प्रपोजल रखा। ये देखिए प्रपोजल क्या है, सुनिएगा। इन्होंने ये प्रपोजल रखा कि एक काम करते हैं, स्टेटस क्यों मेंटेन करते हैं। अब देखिए प्रपोजल देखिए, ऐसा लगता है कि सारी एक्टिविटी सिर्फ इसी वजह से हुई होगी। झाओ एनलाई ने कहा झाओ एनलाई ने कहा झाओ एनलाई ने कहा कि एक काम करते हैं, पहले झाओ एनलाई ने अपनी बात करी, कहा कि चाइना जो है, पहली बात तो वो मैकमहल लाइन को नहीं मानता है। ये जबरदस्ती का थोपा हुआ लाइन है हमारे ऊपर। हम आज भी मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का अभिन्न भाग है। सॉरी, माफ करिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत का भाग है। इसके बावजूद कभी भी चाइना ने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, ये जानते हुए भी कि अरुणाचल प्रदेश जो है चूंकि मैकमहन लाइन के साउथ में पड़ता है और ये चाइना मैकमहन लाइन को नहीं मानता, लगता है थोपा हुआ लाइन है। ये जानने के बावजूद चाइना ने कभी अरुणाचल प्रदेश में एंटर नहीं किया। समझ में आ गया है? और चाइना ये भी मानता है कि जो अस्सी चिन्ह है वो पार्ट जो है वो पार्ट चाइना का है, ट्रेडिशनली तिब्बत का भाग रहा है। ये बात चाइना ने कह दिया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि स्टेटस क्यों मेंटेन रहे। उन्होंने ये कहा, ये प्रपोजल रखा कि एक काम करिए, अरुणाचल प्रदेश जो अभी भी भारत का भाग है वो इंडिया में ही रहे, लेकिन अस्सी चिन्ह जो है उसमें हमने रोड बना दिया, वो पार्ट हमारा है, इसीलिए वो पार्ट चाइना का हो जाए। ये स्टेटस क्यों की बात कही गई। जैसे लग रहा था कि टेरिटरी एक्सचेंज की बात हो रही है। तो तुरंत इस बात पर जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि भाई ये स्टेटस क्यों का क्या मतलब होता है। आज से 5 साल पहले स्टेटस क्यों कुछ और था, आज स्टेटस क्यों कुछ और है। तो स्टेटस क्यों का क्या मतलब है। आज से 5 साल पहले तो ये बात थी नहीं कि मैकमहन लाइन को नहीं मानते हैं, अक्षय चिन्ह जो है हमारा है, ऐसा तो कोई बात था नहीं। आज ये बात क्रिएट हुई तो स्टेटस क्यों का क्या मतलब बनता है। हम नहीं इस चीज को मानते हैं। तो पूरा का पूरा जो डायलॉग था वो ब्रेक डाउन हो गया। इसी बीच में एक घटना और घट गई 1960s में। इसमें हुआ कि तिब्बत ने रिवोल्ट कर दिया, दलाई लामा वगैरह जो है उनको भगा दिया गया वहां से। दलाई लामा जब भारत में आए तो उनका बड़ा स्वागत किया गया। अब किसी टेरिटरी जो कि जिससे मान लो चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया है और दलाई लामा मान लीजिए भारत में आ जाते हैं, तो ये चीज तो कभी भी डाइजेस्टेबल नहीं होगा। किनके लिए डाइजेस्टेबल नहीं होगा, किनके लिए डाइजेस्टेबल नहीं होगा, चाइना के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होगा कि भाई तिब्बत पर अटैक किया है, वो नहीं चाहता कि कोई भी उस तिब्बत में रहने वाले लोग रिवोल्ट करें तो उसका साथ चाइना इंडिया दे। तो दलाई लामा इंडिया में आ गए और दलाई लामा को शरण भी इंडिया ने दे दिया। तो ये भी एक दूसरी वजह बन गई बाउंड्री डिस्प्यूट के अलावा। फाइनली जो तीसरी सबसे बड़ी वजह बनती है, जो माना जाता है कि युद्ध का तत्कालीन कारण है, वो है नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी। इस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत ये था कि जो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया और चाइना के बीच में जो मैकमहल लाइन का जो बॉर्डर था, ये पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ में था। नेहरू जी ने डिसाइड किया कि अब यहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो को बुलाया जाए
और यहां पर जो है आर्मी भेजी जाए। इस चीज को चाइना ने अग्रेशन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी क्यों भेजी गई। ये जो मैकमहन लाइन था, ये जानते हुए कि चाइना इस चीज को नहीं मानती है, कभी उसने क्रॉस नहीं किया, पर इंडिया ने यहां पे आर्मी क्यों भेजा, ये अग्रेसिव पॉलिसी फॉलोड बाय इंडिया। और यही कारण था कि इन सभी क्यूमुलेटिव रीजंस की वजह से 1962 में जो है अक्टूबर महीने, मैं आपको डेट भी बता देता हूं, अक्टूबर 20 अक्टूबर 1962 में जो आपका अरुणाचल प्रदेश का भाग है, वहां पर उसके तेजपुर नामक जगह पर चाइनीज ने शेलिंग शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। 2 दिन के अंदर हम लोग हार चुके थे। 22 अक्टूबर को युद्ध का परिणाम ऑलमोस्ट हो चुका था। अक्सई शीला पास, बोमडिला पास, अक्सई चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा बोमडिला और शीला पास वगैरह सब जो है वो बेसिकली चाइना ने जीत लिया था। और करीब करीब आप ये मान के रखिए कि जो प्रेजेंट डे दिल्ली है उसका 28 टाइम्स एरिया जो है 2 दिन के अंदर चाइना ने जीत लिया। 2 दिन के बाद यानी 22 अक्टूबर को जो अनाउंसमेंट था नेहरू जी का, वो माना जाता है कि एक फॉर्मल डिफीट का अनाउंसमेंट था कि हम हार गए हैं। 2 दिन के ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर ही हो गया था। 23-24 तक यूनिलेटरल सीज फायर चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हम युद्ध नहीं करेंगे, और जो यथास्थिति है वो बनाए रखेंगे। इसका मतलब ये था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा हुआ और अक्सई चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अब चाइना अपने हाथ में ले लेगी। और इन दोनों के बीच में जो युद्ध विराम का एग्रीमेंट था, इसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट में बोला गया। जो चाइना का जो भाग था, ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया गया। ये पार्ट चाइना का हो गया और ये पार्ट जो है वो इंडिया का रहा। आज भी आप देखिएगा कि कोई आदमी अगर अरुणाचल प्रदेश चाइना जाएगा तो उसके लिए नॉर्मल वीजा नहीं है। देखिए, आप अगर पासपोर्ट हो आपके पास, एक पेज बुक होता है, बुक जैसा होता है, उस पर चाइनीज वीजा लगता है, वो चिपकाया जाता है। हम लोग जब बिहारी हैं या यूपी वाले हैं, उनके ऊपर चिपकाया जाएगा, तमिलनाडु वालों को चिपकाया जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वालों को वो स्टेपल कर देता है। तो वो आज भी उनके दिमाग में है, पाम एंड फिंगर थ्योरी के तहत, कि वो अरुणाचल प्रदेश एक दिन जीतेंगे। समझ में आ गया। और 1962 का कंफ्लिक्ट जो है, ऑलमोस्ट हम वी लॉस्ट दैट कंफ्लिक्ट। समझ में आ गया। एंड दिस इज द ब्लैक मार्क इन द डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। और गजब की बात ये थी कि आप सोचिए कि इतना कुछ होने के बावजूद 1960 में, मैं आपको युद्ध से पहले की बात कर रहा हूं, पूरा टेरिटरी क्लेम करने के बाद, रोड बना देने के बाद भी नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबरशिप के लिए चाइना का सपोर्ट, समर्थन किया। और यही परमानेंट सीट के लिए चाइना ने हमें कभी समर्थन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं चाइना को लेकर उस समय में जो नेहरू जी की सोच थी ना, वो उस समय के हिसाब से नहीं थी। उसमें हम फेल हुए, डेफिनेटली डिप्लोमेटिकली हम लोग फेल हुए। कुछ रीजन भी था कि उस समय में चाइना डोमिनेट कर रहा था और हम डायरेक्टली उनके सामने ये बात इसलिए नहीं रख पा रहे थे कि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का चाइना जो है उस चीज गुस्सा जाए या उस पर अटैक कर दे। लेकिन ये जो हमारे अंदर डर था, फियर ऑफ निगोसिएशन था, इसी चीज ने फाइनली 1962 का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। समझ में आया कि नहीं? तो जरा हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस द factors which led to the India China conflict in 1962। ठीक है,
आप इसको 250 वर्ड्स में लिख के दिखाइए। 15 मार्क्स। आई होप आपको समझ में आ गया और एक बड़ा टॉपिक खत्म हुआ हमारा।